हर खबर पर बाज सी नजर, आपकी, इनकी, उनकी, सबकी खबर पर नजर। सामाजिक समस्याओं का समाधान करने वाला, सभी असावधानियों पर सावधान नजर। पारदर्शी कार्यक्रम सावधान नजर। हर मुद्दे पर आपके अपने चिरंजीत सिंह की सावधान नजर। क्या आपके पास है कोई हुनर या कोई कला जो आप दुनिया को दिखाना चाहते हैं? अगर आप गायक हैं या संगीतकार या मिमिक्री आर्टिस्ट या हास्य कलाकार या फिर डांसर, तो संपर्क करें सावधान नजर 9213247209। ईमेल आईडी savdhannazar@gmail.com। वन टू ऑल प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड 100 गज का फुल्ली फर्निश्ड फ्लोर NH24 पर वर्धा एनक्लेव में सिर्फ 18 लाख रुपए में 6 महीने की आसान किश्तों पर। संपर्क करें 9213247209। क्या आपके पास है कोई हुनर या कोई कला जो आप दुनिया को दिखाना चाहते हैं? अगर आप गायक हैं या संगीतकार या मिमिक्री आर्टिस्ट या हास्य कलाकार या फिर डांसर, तो संपर्क करें सावधान नजर 9213247209। ईमेल आईडी savdhannazar@gmail.com। दोस्तों, सावधान नजर कार्यक्रम में आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर सरदार कुलदीप सिंह जी हमारे साथ हैं, जो कि कानपुर से आए हैं और एक्स एमएलसी हैं, एमएलसी रहे हैं अपना कांग्रेस की तरफ से महानगर यूपी, जो वहाँ पर एमएलसी की जो चोन होती है उसमें एमएलसी रहे हैं और कानपुर की जो सबसे बड़ी सिंह सभा है उसके चेयरमैन हैं। आज दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें कहा गया कि जो पैसा 1984 में कत्ल किए गए लोगों के लिए आवंटित किया गया था वो वापस भेज दिया गया। तो कुलदीप सिंह जी उस मुद्दे को लेकर आज भी लड़ रहे हैं और लोगों को न्याय दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। उस समय जो कत्लेआम हुआ था, उस कत्लेआम के जो लोग थे उनको आज भी सोच रहे हैं कि उनका हक उनको मिल पाए। तो कुलदीप सिंह जी, आप हमारे दर्शकों को बताएं कि ये क्या कहानी है, क्या है इसके पीछे। सन 1996 में मोतीलाल वोरा वाज द गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश और 19 मार्च 1996 को उन्होंने एक पैकेज दिया। कानपुर से लखनऊ 5000 के एक मार्च हमने ले गए, जिसमें जाके उनसे डिमांड की तो उन्होंने एक पैकेज दिया विच इज़ पॉपुलरली नोन एज वोरा कुलदीप पैकेज। वो 8 बिंदु का पैकेज था। 8 में 7 बिंदु एग्जीक्यूट कर दिए गवर्नमेंट ने और मीनवाइल जो मोतीलाल वोरा थे, ड्यू टू पॉलिटिकल रीजंस ही हैड टू सबमिट अपना जो था रेजिग्नेशन। उनके चले जाने के बाद जो बाद की सरकारें आई कि कोई भी उसके ऊपर सीरियस नहीं रही। 8वां बिंदु जो था दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू, वो ये था कि वो लोग जिनकी प्रॉपर्टी लॉसेस हुए हैं, जिनके मकान, दुकान, फैक्ट्रियां, गोडाउन जला दिए गए थे, करोड़ों की संपदा नष्ट कर दी गई थी, उन लोगों को कंपनसेशन के लिए था। वोरा पैकेज जो था उसमें उन्होंने बड़ा क्लियर किया था, ए पर्सन हु हैज सफर्ड ए लॉस above 1 lakh, he'll be paid 1 lakh as ex gratia compensation. That was a help by the state government. And a person whose losses has been below 1 lakh, he'll be paid ex gratia 50,000 rupees. ये जो बिंदु था प्रॉपर्टी लॉस का, ये गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने एग्जीक्यूट नहीं किया।
अनफॉर्चुनेटली उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार केंद्र में बनी। उन्होंने यहाँ पर डिक्लेयर किया कि वट एवर स्टेट गवर्नमेंट्स हैव गिवन एज कंपेंसेशन आर ग्रांट एक्स ग्रेशिया to the right affected families, that will be multiplied at the rate of 10 times. Or whatever state government has paid, they can deduct that amount and rest amount should be paid to the agreed party. It means जो रुपया वहाँ पर दिया गया, देने की जो प्लान बनी, जो मोतीलाल वोरा ने एज ए हेड ऑफ स्टेट आदेश दिए उत्तर प्रदेश शासन को, वो था कि हर दंगा पीड़ित परिवार को जिनके प्रॉपर्टी लॉसेस, मकान, दुकान, फैक्ट्रियां जले, उनको 1,50,000 दो मदें दी जाएंगी। 1 लाख के ऊपर के लाश वाले को 1 लाख, 1 लाख के नीचे को 50,000। अब वो मल्टीप्लाई हो गया बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जिसको 1 लाख मिलना था उसको 10 लाख, और जिसको 50,000 मिलना था उसको बन गया 5 लाख। ये पॉइंट ना एग्जीक्यूट होने की वजह से हम लोग सड़कों पे उतरे, प्रोटेस्ट करते रहे, लेकिन किसी गवर्नमेंट ने भी सीरियसली इसको नहीं टेकअप किया। अल्टीमेटली वी अप्रोच द सेंट्रल गवर्नमेंट। डॉक्टर मनमोहन सिंह को रिप्रेजेंटेशन दिया, श्रीमती सोनिया गांधी को रिप्रेजेंटेशन दिए। उसके बाद स्टेट होम मिनिस्टर श्री प्रकाश जायसवाल, जिसके पास इंटरनल सिक्योरिटी थी, उन्होंने उसके ऊपर एक जियो, एट देन जो चीफ मिनिस्टर थी श्री मायावती, उनको एक जियो लिखा जिसमें कहा कि चूंकि वोरा कुलदीप पैकेज का एक बिंदु प्रॉपर्टी लॉसेस वाला उत्तर प्रदेश सरकार ने एग्जीक्यूट नहीं किया, इस वजह से उत्तर प्रदेश के सिखों को दंगों में जो भी क्षति हुई है उसका उनको कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। अगर आप उस पॉइंट को एग्जीक्यूट कर दें तो हर परिवार को 5 लाख और 10 लाख की सहायता मिल जाएगी, और ये टोटल का टोटल रुपया केंद्र सरकार ने देना है, उत्तर प्रदेश सरकार को इसमें कुछ भी नहीं देना है। इट वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट। आज तक ये तो जब से मुल्क आज़ाद हुआ है इतिहास में देखने को मिल रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट जब भी कोई कैलेमिटी फॉल करती है तो उस वक्त वो सेंटर के साथ चीफ मिनिस्टर्स लड़ते हैं कि हमारे इनहेबिटेंट्स को रुपया दिया जाए, हम इनको रिहेबिलिटेट करें। लेकिन इस केस में हुआ उल्टा। सेंटर बार बार उनको इंटरवीन कर रहा है कि वोरा कुलदीप पैकेज को क्लियर करके इनको रुपया दें। जो सेंटर का रिलीफ अमाउंट जो 716 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने दंगा पीड़ितों को रिहेबिलिटेट करने के लिए दिया है उसको दिया जा सके। उस अमाउंट को ना देकर केवल 15 करोड़ रुपया उस वक्त मायावती गवर्नमेंट ने दंगा पीड़ितों को दिया, और 200 करोड़ रुपया उसको केंद्र सरकार को वापस कर दिया। ये आरटीआई में क्वेश्चन करने पर पता लगा कि 200 करोड़ रुपए का पैकेज जो है वो ये है, इसको मायावती सरकार वापस भेज रही है। इससे अनफॉर्चुनेट क्या हो सकता है कि जो भी हेड ऑफ स्टेट था, फॉर्मर हेड ऑफ स्टेट, उसने बड़ा सोच समझ के और सिखों का इतने बड़ा हजूम, प्रोटेस्ट, वहाँ पर प्रदर्शन, जुलूस, धरने, अनशन डेमोक्रेटिक वे में, चूँकि सिख की बुनियाद, क्योंकि बेसिकली उसके पहले मैं राजीव लोंगोवाला अकॉर्ड में अहम भूमिका मैंने निभाई थी और जत्थेदार संतोख सिंह के साथ मैंने दिल्ली में काम किया था, इसलिए हमारी अहम भूमिका थी कि वी आर पक्का नेशनलिस्ट और देश जो है वो सर्वप्रिय है। इसलिए डेमोक्रेटिक वे से प्रदर्शन, जुलूस, अनशन किए कि कम से कम सिखों का वो गुस्सा निकल सके और उनको दंगा पीड़ितों को उनका न्याय मिल सके और जो दोषी हैं उनको सजा मिल सके। आज कुलदीप सिंह जी सूरत हाल क्या है? आज का जो आप मिले दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान मंजीत सिंह जीके जी से आप मिले, आज आपने उनसे क्या बातें की और क्या निष्कर्ष निकल कर आया? आज अल्टीमेटली जिस वक्त जत्थेदार संतोख सिंह के साहबजादे यहाँ पर पता लगा कि दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चेयरमैन बने हैं, उस वक्त खुशी हुई, क्योंकि उनके साथ ही हमने जीवन भर सारी राजनीति की थी, पंजाब की राजनीति। तो मैं उनके पास आया, यूपी का दुख दर्द उनको सुनाया कि किस तरह गवर्नमेंट पैकेज करने के बाद, देने के बाद, अगर सरकार बदल गई तो दूसरी सरकारें आके उसके ऊपर कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं होती। इतना लंबा संघर्ष करने के बाद 10 साल बीत गए और हमको वो पैकेज
का रुपया नहीं मिल रहा है। नहीं कुलदीप सिंह जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि आप ये बताएं कि आज का निष्कर्ष क्या निकला, कि आपने नेक्स्ट कार्रवाई आप क्या करेंगे उसके ऊपर? आज का निष्कर्ष ये निकला कि उन्होंने कहा कि हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे। माननीय मुलायम सिंह यादव जो समाजवाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे भी टाइम मांगा है कि उनसे मिलेंगे, सिखों का उत्तर प्रदेश का दर्द उनको सुनाएंगे, और प्रधानमंत्री से भी टाइम मांगा है कि आप जो भी पैकेजेस डिक्लेयर किए जाते हैं, जो आप जनता को देने के वादे करते हैं, उसकी एग्जीक्यूशन की ओर किसी को ध्यान ही नहीं होता है। और जो पैकेजेस हेड ऑफ स्टेट 96 में दे के आया, आज कितने साल हो गए, अभी तक लोग सड़कों पर हैं और किसी को कुछ भी न्याय नहीं मिल पा रहा है। इसलिए इसका संघर्ष किया जाएगा और उत्तर प्रदेश सरकार को मजबूर किया जाएगा कि सिखों को न्याय दिया जाए और उनको उस पैकेज का दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि गुजरात में दंगे होते हैं या कहीं और दंगे होते हैं तो उन पर बहुत बड़े बड़े मुआवजे दिए जाते हैं और बहुत बड़े लोगों को सजाएं होती हैं, लेकिन पंजाब के सिखों के साथ जो जुल्म हुआ, कत्लेआम हुआ, आज तक किसी एक को भी सजा नहीं हुई। ये एक घोर निराशा वाली बात है सिख समाज के लिए कि इतनी घोर निराशा कि आज तक किसी को भी सजा नहीं दी गई। कुलदीप सिंह जी, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा आपके हिसाब से क्या लगता है आपको कि क्या मुआवजा देने से लोगों के जख्म भर जाएंगे खाली? देखिए, आज ह्यूमन वैल्यूज लगता है कि कुछ खत्म हो गई हैं। ह्यूमैनिटी का किसी को भी सोच बाकी नहीं बची। हम केवल वोट बैंक की ओर भागते हैं। जहां वोट बैंक है, सिख्स आर ए माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी के नाम के ऊपर इनको सबसे पहले रिहेबिलिटेट करना चाहिए, इनके जख्मों के ऊपर मरहम लगाना चाहिए, क्योंकि इनका कोई भी कसूर नहीं था। जब दंगे भड़के इन लोगों को उस वक्त दैट यू कैन कॉल इट ए जेनोसाइड, एक तरफा इन लोगों को मौत के घाट उतारा गया। वो छोटे छोटे बच्चे। एक बात पर मैं रोकना चाहूंगा, आप ये दंगे का लफ्ज यूज करें, दंगे का मतलब होता है जब दोनों तरफ से कुछ हो। ये दंगे नहीं थे, ये कत्लेआम था। क्या कहना चाहिए? मैंने वही कहा कि इट वाज ए जेनोसाइड। उस जेनोसाइड में वो मासूम बच्चे जिन्होंने अपने माँ बाप को अपने सामने कत्ल हुए देखा और जीवन भर की उनकी प्रॉपर्टी को अपने सामने आंखों के सामने ध्वस्त होते देखा, जिन्होंने माँ बाप ने बच्चों को अपनी आंखों के सामने जिंदा जलाते हुए देखा। मैंने सदन में भी उत्तर प्रदेश में बार बार इस बात को दोहराया था कि अगर वो बच्चे जो 2-4 साल के 5 साल के बच्चे थे, आज वो 25-30 साल के हो गए हैं, अगर उनको न्याय ना दिया गया, उनके ट्रेंड को चेंज ना किया गया और कल कहीं वो आतंकवादी बन गए, तो ये हमारा कसूर होगा, क्योंकि हम उस मिल्क को प्रोड्यूस किए हुए हैं जिसमें आतंकवाद पनपता है। उनको न्याय दिया जाए, उनको रिहेबिलिटेट किया जाए, उन लोगों को पनिश किया जाए जिन लोगों ने का दंगों में हाथ था, जिससे वो अपने माइंड को दूसरी तरफ डाइवर्ट करके देश के बिल्डिंग में काम कर सके। क्योंकि इतिहास रहा है भारत में सिखों का कि देश में चाहे दूसरे मुल्कों से युद्ध हुआ हो, चाहे देश की डेवलपमेंट की बात हो, सिखों ने आगे बढ़कर अपना योगदान दिया है और कभी भी टेररिज्म की तरफ सिखों का कोई नहीं था। और गुरु गोविंद सिंह ने जो सिख कम्युनिटी है उसको नेशनलिस्ट बनाकर उस बुनियाद के ऊपर खड़ा किया है, इसलिए सिखों में वो चीज़ नहीं आ सकती। कुलदीप सिंह जी, यहाँ पर एक मैं पुराने इतिहास में जाना चाहूँगा आपकी बात के ऊपर। जब रामचंद्र जी, हमारे महापुरुष मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज की पत्नी सीता माता को रावण उठा के ले जाते हैं, तो श्री रामचंद्र जी लंका में जाके वहाँ पर उनको समझाते हैं, बुझाते हैं और उसके बाद आक्रमण करते हैं। तो क्या कोई अपना हक मांगे तो क्या उसको आतंकवादी कहा जाएगा? क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए साहब, मैं जीवन में हमेशा ये सोचा करता था कि मैंने इतना संघर्ष किया और इतने पैकेजेस ले लिए, लगता है कि जो जो चीज़ मैंने मांगी वो सब हमको एग्जीक्यूट होकर मिल जाएगी, तो मैं जम्मू कश्मीर उन भाइयों के पास जाऊंगा जो हमारे देश के भाई अब गुमराह होकर आतंकवादी का जामा पहन चुके हैं, और उनको बताऊंगा कि देखो डेमोक्रेटिक वे में मैंने सिखों को सब कुछ दिला दिया, लेकिन आज मुझे इस बात का खेद है कि मैं समझता हूं कि वो तो नहीं कहीं जीत रहे जिनके आगे सरकारें घुटने टेक देती हैं, और वो मासूम आदमी जिन्होंने जीवन में कभी कुछ गलत नहीं किया, उनके घर बर्बाद होने के बाद कोई एक आंसू तक उनके लिए नहीं बहाता और उनकी मदद करने को तैयार नहीं होता। नहीं, कहने का मतलब ये है कि क्यों अभी तक, मतलब इतनी सरकारें आई 1984 के बाद, आज तक क्यों उनको न्याय नहीं दिया गया?
क्या कारण है, कौन है इसके पीछे और कौन चाहता है कि उनको न्याय ना मिले? आप इसके पीछे काफ़ी समय से लगे हुए हैं, आपने बहुत समय देखा इसमें, आप खुद कांग्रेसी एक एमएलसी रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इसके पीछे? क्या लगता है आपको, किस तरह की लॉबी काम कर रही है जो ये सजा ही नहीं दिलवाना चाहती? मैं ये समझता हूं कि इसके पीछे जो सबसे बड़ी चीज सामने दिखाई देती है वो आज वोट बैंक की राजनीति हो गई है। आज भीड़ तंत्र हो गया है, प्रजातंत्र एक नाम सामने रखा गया है, पीछे भीड़ तंत्र काम कर रहा है। आप 500 आदमी लेकर थाने पहुंच जाए, मुलजिम को छुड़ा के ले आए, उस दरोगा को टाइट किया जाएगा, प्रशासन भी कहेगा कि तुम्हें कंट्रोल करना था, छोड़ दिया, बहुत अच्छा किया। अगर कोई वहाँ घटना घट जाए तो उस वक्त उन अधिकारियों को दंडित किया जाएगा, क्योंकि हमें वोट बैंक की राजनीति दिखाई देती है। आज मिलें बंद हो गई उत्तर प्रदेश में सारी की सारी, क्योंकि मिलों के मालिक तो 2.10 थे और जो मजदूर थे वो हज़ारों में थे। हमने उनकी राजनीति की और मिलों पर तालाबंदी करा के उनको ख़त्म करा दिया, बिजनेस तबाह करा दिया। क्योंकि हमारे सामने केवल एक दिखाई देता है, वोट बैंक। जहाँ वोट है बस वो गलत है, ये सही है, उसको हम पकड़ने की कोशिश करती हैं। न्याय का तगादा ये है कि देश का आखिरी व्यक्ति जिसके पास कोई ताकत नहीं है, जो माइनॉरिटी में माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी है, उसको भी ये देश न्याय देने का सीखे कि उसको न्याय देना है। अदरवाइज क्यों आतंकवाद पनपता है, क्यों असंतोष पनपता है? आतंकवाद, असंतोष तब पनपता है जब सरकारें उस व्यक्ति के साथ न्याय नहीं कर पाती हैं। कुलदीप सिंह जी, बिल्कुल नया उदाहरण है, अभी डीएसपी का कत्ल कर दिया गया यूपी में और कानून व्यवस्था बिगड़ती चली जा रही है और यहाँ पर भी मतलब उस तरह की स्थिति दोबारा ये उत्पन्न होती चली जा रही है। सूरत हाल, जो ताज़ा सूरत हाल है, क्या हम उसको इससे जोड़ते हुए नहीं देख सकते? देखिए, आज के दिन में मैं एक चीज़ ज़रूर अवश्य कहना चाहूँगा कि मुलायम सिंह यादव के सुपुत्र वहाँ पर अखिलेश यादव, उन्होंने कमांड संभाली है और मैं समझता हूँ कि उन्होंने इमीडिएटली उसका इस्तीफा लेके एफआईआर करवा दी। वो चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाए, इसलिए मैं उनकी प्रशंसा इस बात को करता हूँ। और यह भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिखों को जो सबसे पहले विधवा पेंशन दी गई, ये मुलायम सिंह यादव ने ही अपने कार्यकाल में दी और वो इस बात पे संवेदनशील थे। हम समझते हैं कि जैसे ही हमारा डेलीगेशन उनको मिलेगा, डेफिनेटली उनको इस बात का कष्ट होगा कि राहत पैकेज वापस क्यों गया, और हमारी मदद करके सिखों को राहत जरूर दिलाएंगे। आज उत्तर प्रदेश शासन की स्थिति जो बिगड़ी हुई है, उस बिगड़ी हुई स्थिति को बनाने में कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर आ जाए उसको बहुत टाइम लगेगा। और मैं समझता हूँ अगर आज लॉ एंड ऑर्डर को सख्ती से अखिलेश जी ने वहाँ पर कंट्रोल कर लिया तो इट विल बी चीयर्स फॉर हिम। कहीं ऐसा तो नहीं विपक्षी पार्टियां कुछ ऐसा सिस्टम बना दे रही हैं जिससे ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं? क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये तो सब पॉलिटिकल पार्टियों की गेम एक ही होती है, हाउ टू कम इन पावर। आज के दिन में यही दूषित सोच है कि हमें सही ढंग से कार्य करना चाहिए। और मैं इसी को बार बार कई दफ़ा दोहराता हूँ कि कांग्रेस ये समझती है कि ये मेरा घर है, अगर रात को बारिश हुई है तो मैं जाके ऊपर उस गीला हो जाऊं, भीग जाऊं, लेकिन मकान को ख़राब ना होने दूं। आज जो सत्ता में आता है वो ये सोच के आता है ये तो सराय है, जितना कुछ भी है, कुछ टूट रहा है, कुछ खराब हो रहा है, क्या फ़र्क है, सत्ता की कुर्सी पे बैठो। कैसे सत्ता हासिल हो सकती है? जब तक हमारा देश सत्ता को ऐन प्रकेंड ले उस पर कब्जा होने का हमारी आकांक्षा मन से भरी रहेगी, तब तक देश में शांति का वातावरण बनाना बहुत कठिन होगा। कुलदीप सिंह जी, आप उत्तर प्रदेश से आते हैं। एक ज़माना था जब कांग्रेस की बहुत बड़ी पकड़ होती थी उत्तर प्रदेश में, प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश का बनता था। आज कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों उत्तर प्रदेश से लगभग गायब हो चुकी हैं। अंत में, बहुत छोटे में, ये हमारे दर्शकों को बताइए, इसका आपके हिसाब से क्या कारण हो सकता है? देखिए साहब, जो वैल्यूज़ हैं, जो मूल्य हैं कांग्रेस के, आज उनको पुनर्स्थापना की आवश्यकता है और वो किया जा रहा है। बीच में एक टाइम ऐसा आया कांग्रेस के लिए जो ट्रैक से डी ट्रैक हो गए, नीचे उतर गए, उसका ही रिजल्ट था 84। उसका ही रिजल्ट हमको सामने में देखने आया 84 के बाद। इस तरह आतंकवाद चारों तरफ फैला कि उसको रोकना मुश्किल हो रहा है। अब इंसान शांति का जीवन जो पहले जीता था वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। ये तभी पॉसिबल है जिस वक्त पार्टियां अब
अपने वोट बैंक की राजनीति को छोड़कर अच्छे व्यक्तियों को सामने लाकर उनको वहां पर लड़ाए, उनसे राज सत्ता चलवाएं, तब मैं समझता हूं कि टूटी चप्पल पहनकर भी वो टूटे हुए चारपाई पर भी बैठा होगा तो जनता उसका कदर करेगी। आज नेता की कोई कदर बाकी नहीं बची, नेता एक गाली बन गई है, इसलिए वो तभी वापस होगा जिस वक्त हम मूल्यों की तरफ फिर बढ़ चलें। दर्शकों, जैसा कि कुलदीप सिंह जी ने बताया, एक तो सिखों को न्याय नहीं मिला, उसके अलावा जो अभी यूपी में सूरत हाल चल रहा है, उसके अलावा जो कांग्रेस और बीजेपी की दुर्दशा यूपी में बनी है, इसके पीछे एक ही कारण है कि जितनी भी सरकारें या राजनेता आ रहे हैं वो आम लोगों के बारे में नहीं सोच रहे, वो केवल अपने बारे में सोच रहे हैं, इसलिए उनका जनाधार लगातार घटता चला जा रहा है। और जो ये वोट की राजनीति है, जैसा कि कुलदीप सिंह जी ने बताया, उसकी वजह से ये सारे बुरे काम, गलत काम हो रहे हैं। अगर हम इन कामों को रोकना चाहते हैं तो एक सशक्त माध्यम से, एक सशक्त तरीके से न्याय करना पड़ेगा और डिवोटेशन करनी पड़ेगी, और लोगों के प्रति, आम जनता के प्रति आने वाले जितने भी नेता हैं उनको अपना हक समझ के, अपना ये मान के कि हम उनकी सेवा के लिए आए हैं, इस प्रकार की वहाँ पर कार्रवाई, उनको वैसा काम करना पड़ेगा। तब जाके आम लोगों के बीच में, जनता के बीच में नेताओं को कुछ प्राप्त हो सकेगा या वोट मिल सकेंगे। नहीं तो इसी प्रकार जिस तरह ये समाज बिखरता चला जा रहा है, जिस तरह अपराध बढ़ता चला जा रहा है, इसको रोक पाना असंभव हो जाएगा। इसलिए चाहिए कि एक सशक्त और कानून का जामा पहनकर लोग आगे आएं, अपना काम करें, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और सब मिलकर जनता की फेवर में काम करें, तब जाके कुछ हो पाएगा। अन्यथा ये जो दुर्दशा होती चली जा रही है, इसको रोक पाना असंभव लगता है। धन्यवाद कुलदीप सिंह जी, आप हमारे यहाँ पर स्टूडियो पर आए, आपने अपनी बात रखी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। नमस्कार। हर खबर पर बाज सी नजर, आपकी, इनकी, उनकी, सबकी खबर पर नजर। सामाजिक समस्याओं का समाधान करने वाला, सभी असावधानियों पर सावधान नजर। पारदर्शी कार्यक्रम सावधान नजर, हर मुद्दे पर आपके अपने चिरंजीत सिंह की सावधान नजर। क्या आपके पास है कोई हुनर या कोई कला जो आप दुनिया को दिखाना चाहते हैं? अगर आप गायक हैं या संगीतकार या मिमिक्री आर्टिस्ट या हास्य कलाकार या फिर डांसर, तो संपर्क करें सावधान नजर 9213247209। ईमेल आईडी savdhannazar@gmail.com। वन टू ऑल प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, 100 गज का फुल्ली फर्निश्ड फ्लोर NH24 पर वर्धा एनक्लेव में सिर्फ 18 लाख रुपए में 6 महीने की आसान किश्तों पर। संपर्क करें 9213247209। क्या आपके पास है कोई हुनर या कोई कला जो आप दुनिया को दिखाना चाहते हैं? अगर आप गायक हैं या संगीतकार या मिमिक्री आर्टिस्ट या हास्य कलाकार या फिर डांसर, तो संपर्क करें सावधान नजर 9213247209। ईमेल आईडी savdhannazar@gmail.com।